अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान शबाना आरजू। प्रोग्राम आप देख रहे हैं चेहरे विद डॉक्टर काशिफ। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड और भी बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं। कुछ हमारे जो नाजरीन होते हैं वो मैसेजेस करते हैं जो हमें पूरा हफ्ता मिल रहे होते हैं, ठीक है। फिर इस दिन जब हम हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर साहब से, चूँकि बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के हमारे शो में आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि आपके तमाम सवालों को फ़ौरन इनसे जवाब ले और आपको लाइव सुनाएं। तो सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम में इनको वेलकम करूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, सवाल बहुत सारे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, हमेशा की तरह ग्लो करते हुए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे जी। कि आपको पता है कि हमारे पास कुछ पूरे हफ्ते के जो मैसेजेस होते हैं वो जमा होते हैं। तो अच्छा, सना ने हमें मैसेज किया है और वो कह रही है कि मेरी एज जो है वो 38 है जी। और 38 है और मुझे जो है टमी कट करवाना है। सो मुझे तो इसके बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। पहले तो आप भी बताएं टमी कट क्या होता है और ये इलाज आप करते हैं कि नहीं करते? बेसिकली इट्स टमी टक। अच्छा। और टमी टक में ये होता है कि टमी टक यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद लोगों को, या लोग जब फैट लूज़ कर लेते हैं पेट के साथ, तो स्किन जो एक्स्ट्रा रह जाती है तो उस स्किन को आप रिमूव करते हैं। उस प्रोसीजर का नाम है टमी टक। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। कुछ लोगों को पेट के गिर्द चर्बी होती है और वो चर्बी सबसे पहले आपको ख़त्म करनी होती है। उस चर्बी को जब आप ख़त्म कर लें, उसको आप लाइपोसक्शन करें या लाइपोफ्रीज करें या लेज़र लाइपो करें, ये सारे प्रोसीजर हम करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। लाइपोफ्रीज इज़ अ सिंपल प्रोसीजर। हम 40 से 50 मिनट के लिए आपकी फैट्स जो होती हैं उनको हम -4 या -8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उनको फ्रीज़ करते हैं और उसके बाद उसको हम रिलीज़ करते हैं। इसके बाद ये फ़ैट जो होते हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और आपका बॉडी खुद ही इन फैट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है 3 से 4 हफ्तों के टाइम में। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट है, उसको कहते हैं लेज़र लाइपो। हम बेसिकली लेज़र पैड्स लगा देते हैं आपके एरिया के अराउंड जिसको हमने ट्रीट करना होता है और वहाँ से वो फैट को मोबिलाइज कर देता है और फैट वहाँ से ख़त्म हो जाता है। 3 से 4 हफ्ते, 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक है। अब जब ये फैट हट जाए और फैट मूव हो जाए तो इसके बाद ये प्रोसीजर करते हैं जिसको टमी टक कहते हैं। टमी टक यूजुअली होता है एक्स्ट्रा स्किन, जो आपकी एक्स्ट्रा स्किन रह जाती है वो उसका फ्लैप बन जाता है, वो आपके पेट लटक रहा होता है नाफ के ऊपर। तो उस फैट को सर्जिकली विद ऑपरेशन, विद सर्जरी हटाना पड़ता है और उसको स्टिच बैक करना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट टमी टक इज़। ठीक है। उसके जो वो स्टिच मार्क्स होते हैं क्या वो रह जाते हैं? नहीं, अगर कोई ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन उसको ट्रीट करे और अच्छी जगह पर ट्रीट हो, साफ़ सुथरा ट्रीट हो, तो नॉर्मली ये कट ऐसी बॉडी के नॉर्मल क्रीजेज़ में लगाया जाता है कि वहाँ पर आपको वो कट नज़र नहीं आता। ठीक है। ये ज़्यादातर उन ख़वातीन का मसला होता है जो जॉब करती हैं, बाहर रहती हैं और जो जिनकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो उन ख़वातीन को ये ज़्यादा मसला होता है कि पेट दिख रहा है, बेली दिख रहा है। तो और इसी के साथ आपने जब हम ब्रेक में बैठे हुए थे आपने मुझसे डिस्कस किया था स्ट्रेच मार्क्स के बारे में भी। बिल्कुल। तो स्ट्रेच मार्क्स भी प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होते हैं और इट्स नॉर्मल। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, कुछ लोगों का जब वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्किन स्ट्रेच हो जाती है, जब वो वेट लूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आप इसको प्रिवेंट करें। ठीक है। जितनी हमारे यंग बच्चियाँ ये प्रोग्राम देख रही हैं उन सबको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि देखिए, प्रेगनेंसी इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर। सब लोग को खुदा ये नेमत है, बच्चे होते हैं। तो जब आप प्रेग्नेंट हों तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी ऐसे ऑयल्स मिलते हैं, ऐसे स्किन स्ट्रेचिंग ऑयल्स मिलते हैं जो आप यूज़ करें, क्रीम्स मिलती हैं थ्रू आउट आप प्रेगनेंसी में यूज़ करें तो आपको स्ट्रेच मार्क्स डेवलप नहीं होते हैं। सो द बेस्ट थिंग इज़ प्रिवेंशन, कि आपको स्ट्रेच मार्क्स डेवलप ही ना हो। लेकिन अगर आप उससे स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो गए, आपने वेट लूज़ किया, कुछ लोगों को हाथों के साथ स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, कुछ लोगों को पैरों पे होते हैं, कुछ लोगों को पेट के अराउंड होते हैं। तो अगर डेवलप हो जाए तो उसके लिए फिर हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिस तरह नीडलिंग हो गया, लेजर्स हो गए, या हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा इंजेक्ट कर लेते हैं। तो इन प्रोसीजर्स से आपके स्कार्स या आपके स्ट्रेच मार्क्स रिमॉडल्ड हो सकते हैं और कम हो सकते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है। 100%
प्रॉमिस मैं यूजुअली लोगों को नहीं करता हूँ, क्योंकि यूजुअली एस्थेटिक प्रोसीजर में 100% अचीव करना इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन यूजुअली यू गेट 70 to 80% रेजोल्यूशन ऑफ दीज मार्क्स। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें एक लड़की या कोई औरत, ठीक है, टमी कट करवाती है, देन उसके बाद अगर उसकी दोबारा प्रेगनेंसी हो तो क्या ये बहुत मुश्किल नहीं होगा उसके लिए? नहीं, देखें, खुदा ने इंसान की बॉडी को ऐसा बनाए हुए है कि आपकी स्किन में स्ट्रेच होता है, और जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से स्किन भी रिलैक्स हो जाती है, स्किन भी रिलैक्स हो जाती है, लिगामेंट्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो नहीं, आपकी फर्दर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी स्किन स्ट्रेच होती है एंड देन इट कम्स बैक इनटू इट्स प्लेस। लेकिन आई थिंक सो कि जब बच्चे स्टॉप हो जाए उसके बाद ये इलाज करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली वाइज टू डू। ठीक है। अच्छा, और मैसेजेस आए हुए हैं, हमें मैसेज किया है सुमेरा ने, और वो कहती हैं कि उनके बचपन में फेस पे वो जो कट लगा हुआ था ना, तो वो कह रही कि वो कट के मार्क्स जो है वो काफ़ी डीप है और वो अभी तक नज़र आ रहा है। जी, बचपन के निशान है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जी बुरे लगते हैं। अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। मैं हमेशा वालिदैन को ये कहता हूँ कि अगर छोटी बच्चियाँ हैं, बच्चे खेलते हैं, उनको ज़ख़म लग जाते हैं, तो उनको टाइम पे हॉस्पिटल ले जाके या क्लिनिक या डॉक्टर्स के पास ले जाके उनको अप्रोप्रिएटली उनके कट्स को ट्रीट करें, या तो स्टिच करवाएं या किसी ट्रेन बंदे से उसको ट्रीट करें, क्योंकि बाद में बच्चियों के ऐसे मार्क्स रह जाते हैं जब वो बड़ी होती हैं तो उनको कॉन्शियस होते हैं अपने स्कार्स के बारे में। जब डिवेलप हो जाते हैं तो उनमें दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये है, डिपेंड करता है कि कितने डीप वो मार्क है, और अगर बॉडी के ऐसे हिस्से पे हैं जहाँ पर स्किन में थोड़ी सी स्ट्रेच या लैक्सिटी होती है, तब तो हम वो डायरेक्ट प्लास्टिक सर्जन्स को रेफर करके उस स्कार को हटा देते हैं। ठीक है। या अगर ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप सर्जरी नहीं कर सकते, टांका लग जाता है ना, वो टांका बिल्कुल देर तक, मतलब काफ़ी टाइम बाद भी वो वैसे दिख रहा होता है कि यहाँ से यहाँ तक का एक स्टिच लगा हुआ था। अगेन ये डिपेंड करता है जिस मटेरियल से वो स्टिच लगा रहे होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर तो वो आजकल बहुत लेटेस्ट फाइन सूचरिंग मटेरियल है, अगर उसको यूज़ करें तो उसका मार्क दिखाई नहीं देता है। ठीक है। और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सर्जन या जो डॉक्टर आपको स्टिच कर रहा है वो ट्रेंड हो, उसको पता हो कि स्टिच किस टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर लगाने है, कितना उसको नॉट को टाइट करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी, तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और मैसेजेस आए, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं लेकिन कोशिश ये होती है कि मैं हर प्रोग्राम में उसको डिस्कस कर लिया करूं। अच्छा, नायाब ने हमें मैसेज किया है और नायाब कहती हैं कि मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और वो कह रही हैं कि मेरे फेस पे जो है ना, मतलब एक तो डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होते हैं स्टडी की वजह से, तो वो कह रही है कि इसका क्या ऐसा इलाज है, वरना मेरे वालिदैन जो है वो खाने पीने में बड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होता है, और कह रही हैं कि मेरा रंग फेयर है तो बहुत बुरा लगता है। जी, डार्क सर्कल्स आर प्रीटी कॉमन। एक कॉमन रीज़न इसकी ये है लैक ऑफ रेस्ट, लोग रेस्ट नहीं करते, या हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा नहीं पीते, अच्छी हाइड्रेशन नहीं होती है, या कुछ लोगों में ये इनहेरिटेंट भी होते हैं, कुछ लोगों को ख़ानदानी भी होते हैं, बहुत सारे बच्चों को उनकी फैमिली में होते हैं। तो इसके लिए कुछ आई कंट्रोलिंग जेल हैं जो ओवर द काउंटर या मार्केट में मिलती हैं, दे आर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, वो आप ले सकते हैं और उससे आपके डार्क सर्कल रिड्यूस हो जाते हैं विद एज। पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट जो होती है डार्क सर्कल की, तो दीज ट्रीटमेंट्स आर वेरी लॉन्ग। ये ऐसी ट्रीटमेंट्स नहीं है कि आपने महीना 2 महीना यूज़ कर ली एंड देन यू स्टॉप एंड यू थिंक कि बस मेरे आंखें पूरी उम्र के लिए ठीक हो जाएंगी। ठीक है। ये कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं वो आपको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट होती है, आपको बहुत लंबे अरसे तक जारी रखनी पड़ती है। ठीक है, यानी अगर डार्क सर्कल्स हैं तो उसके लिए ये 1-2 दिन का काम नहीं, आपको लंबा प्रोसीजर। जी। और इसमें हम ऑब्वियसली क्रीम्स के साथ साथ हम PRP भी ऑफर करते हैं। हम PRP इंजेक्ट करते हैं, कुछ मीज़ो वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होती है, एक मीज़ोथेरेपी करते हैं आंखों के नीचे जिसमें वाइटनिंग एजेंट्स हम स्किन पे लगा के उनको मीज़ोथेरेपी करते हैं, उससे भी स्किन काफ़ी लाइट हो जाती है। ठीक है। जी नाज़रीन, टाइम बहुत हमारे पास बहुत कम होता है डॉक्टर साहब, और हम सवाल बहुत ज़्यादा पूछना चाह रहे होते हैं लेकिन चूँकि वक्त बहुत कम है, तो आज का जो हमारा पहला पेशेंट है उनकी तरफ चलेंगे और देखते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो कहाँ से आए हैं और उनके साथ क्या मसला है और डॉक्टर साहब उनको कैसे ट्रीट करते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं।
جی ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا مسئلے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں اور کس کس پرابلم کو فیس کر کے آتے ہیں. تو آج جو ہمارا پہلا پیشنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. ویسے دکھنے میں تو پیشنٹ نہیں لگتا، لیکن کہتے ہیں کہ آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب سے ملنے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حیدر خان ہے. اچھا حیدر، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں پشاور سے آیا ہوں. اچھا پشاور سے آئے ہیں آپ، ٹھیک ہے. کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ یہ دانے جب نکلتے تو اس کو میں نے چھوڑا، وہ کیا ہوتا دباتے رہتے ہاں تھے؟ دباتے رہتا تھا تو اس کے اندر جو پس ہوتا ہے وہ نکالتے ہاں ہیں؟ وہ نکالنے کے لیے تو پھر اس کی وہ رہ گئی ہے وہ داغ. تو یہ تو اتنے زیادہ داغ نہیں ہے، لیکن پھر بھی برے لگ رہے ہیں نا. آپ کو کیوں ایسا فیل ہوا کہ مطلب آپ کو اس کا علاج کرنا چاہیے؟ تو جناب آج ہم نے اپنا پیشنٹ دیکھا حیدر صاحب، اور جس طرح آپ نے حیدر صاحب کی باتیں سنی، دس از ناٹ انیوژول. میرے پاس بہت سارے ینگسٹرز، لڑکے لڑکیاں بچیاں میرے پاس آتی ہیں اور ان کو اپنے چہرے کی وجہ سے، اپنے ایکنی، اپنے اسکارس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے. حیدر صاحب کا جو پرابلم ہے دیٹس کوائٹ جینوئن. بہت سارے میرے پاس بچے آتے ہیں جو گھروں سے نہیں نکلتے ہیں اپنی ایکنی اور اپنے اسکارس کی وجہ سے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہاؤ اپسیٹ ہی از ود ہز اسکن کنڈیشن. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آئے کہ دیر آر ٹریٹمنٹس اویلیبل فار ایکنی اینڈ ایکنی پوسٹ ایکنی اسکار. فیس جو ہوتے ہیں نا، یہ خوبصورت ساری انسان میں ایک یہ ایک ہی چیز، انسان کی پرسنالٹی کو بنانے کے لیے فیس بڑا اہم ہوتا ہے، چہرہ بڑا اہم ہوتا ہے. بالکل. تو اس وجہ سے تو میں نے کہا کہ یار اگر یہ بھی خراب ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اتنا تو خراب نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں، جتنا آپ ڈسٹرب ہوئے ہیں. یہ بھی میں نے داڑھی رکھی ہوئی تو اس وجہ سے کورڈ ہو چکا ہے. اسی طرح آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب سے ہم نے پروگرام شروع کیے ہمیں لاتعداد کالز، میسیجز، ای میلز ریسیو ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ سامنے آئے، بہت سارے لوگوں میں یہ اویئرنیس آئی ہے کہ ایسی ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. اور وی آر گیٹنگ نیومرس کالز، نیومرس میسیجز تھرو آر انسٹاگرام، اور فیس بک پیج، ہماری ویب سائٹ کے اوپر، ہمارے واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر. اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ہم نے ٹریٹ کرنا شروع کیا ہے. اور حیدر صاحب بھی ان میں سے ایک ہی پیشنٹس ہیں جن کو آج ہم ٹریٹ کریں گے. تو ان کی اسپیسیفکلی ٹریٹمنٹ کا پلان یہ ہے ہمارے پاس کہ چونکہ ان کو اسکارز ہیں اس وقت، ان کی ایکٹیو ایکنی اتنی زیادہ نہیں اور مائلڈ سی ایکنی ہے، پر اس کی وجہ سے اسکارنگ ہو گئی ہے. تو ہم اس وقت ان کو سب سے پہلے تو کچھ ٹاپیکل، کچھ چہرے پہ لگانے والے سن کریمز ہو گئے یا کچھ ایسے سیرمز دیں گے جس سے ان کی ایکنی رک جائے، کچھ فیس واشز. اور ساتھ ساتھ ہم ان کو میڈیکل پروسیجرز، ایستھیٹک پروسیجرز شروع کریں گے. سب سے پہلا ایستھیٹک پروسیجر اس طرح ہوگا جو ان کے لیے ہم کریں گے، وہ ہوگا کیمیکل پیل. اس کے بعد انشاءاللہ ان کو ہم ایک سیشن یا 2 سیشن لیزر کے کر کے اس کے بعد ان کو ہم مائکرو نیڈلنگ اور پی آر پی کی طرف لے کے جائیں گے، اور اس کے ساتھ آلٹرنیٹنگ اربیم یاک کے سیشنز کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب کس نے ریکمینڈ کیا آپ کو کہ آپ جائیں ڈاکٹر کاشف سے اپنا علاج کروائیں؟ پہلے کبھی آئے ہیں یا پہلی دفعہ؟ نہیں، یہ میری پہلی دفعہ ہے. اچھا. یہ میں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا، آپ ہی کا پروگرام. ٹھیک ہے. تو انہی نے، آپ لوگوں نے کہا کہ یار فری علاج ہے، آپ آ جائیں اسی طرح. تو اس کے طور پر میں نے کانٹیکٹ کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں آپ. تو ابھی میں آ چکا ہوں. آج آپ کا پہلا سیشن ہے؟ بالکل. تو آپ اس کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں؟ ایکسائٹیڈ بھی ہوں لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے. کیوں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ڈر اس لیے لگ رہا ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ فیس ٹھیک ہے، کہ یہ اور بھی خراب ہونا ہو جائے. کیونکہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار نہ کرو، فیس اور بھی خراب کرتے، یہ کرتے وہ کرتے. تو وہ باتیں بھی دماغ میں گونج رہے ہیں. تو اس وجہ سے تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے اس چیز سے؟ آپ نے پہلے کبھی علاج کروایا تھا؟ کبھی خراب ہوا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ میں نے اس لیے نہیں کروایا تھا کہ سارے فرینڈ جو ہے، دوست ہے، وہ کہتے کہ نہ کراؤ، اس سے اور بھی فیس خراب ہو جاتا ہے. یہ بس جتنی ہے بس اسی کو اسی طرح رہنے دو. تو کیمیکل پیلز جس طرح میں نے حیدر صاحب کو بتایا، کیمیکل پیل جب ہم کرتے ہیں اس کے بعد 4-5 دن آپ کی اسکن اچھی نہیں دکھتی ہے. آپ کی اسکن تھوڑی سی براؤن ہو جاتی ہے، جیسے ہلکی ہلکی سی وہ جلی ہوئی ہو، کیونکہ آپ کی اسکن کی اوپر والی تہہ وہ اگلے کچھ دنوں میں اتر جاتی ہے.
جیسے ہی آپ کی اسکن ہیل ہو جائے تو آپ کی فریش اسکن نیچے بہت ہی صاف اور لائٹ نکل آتی ہے. ہم لوگوں کو اپنے کلائنٹس کو یہی ایڈوائس دیتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ریگولر سن کریمز یوز کریں اور آپ اسکن ٹوننگ کریمز اسی ٹائم پہ یوز کریں. فرسٹ ٹریٹمنٹ اور سیکنڈ ٹریٹمنٹ کے درمیان یوزولی ہم 2 سے 3 ہفتے کا گیپ رکھتے ہیں, جس کے بعد ہم حیدر صاحب کو بلائیں گے اور حیدر صاحب کو ہم, چونکہ ان کو تھوڑا سا پگمنٹیشن کا بھی مسئلہ ہے ایکنی اسکارز میں, جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پگمنٹیشن, جو کہ ایکنی کی وجہ سے ہوئی ہے, تو ان کو ہم 1 یا 2 سیشنز جو ہیں وہ پیکو لیزر کے کریں گے. دیٹس اے اسپیشلائزڈ ND ایگ لیزر جو بہت ہی کم ٹائم کے لیے اسکن کو لیزر سے ہٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پگمنٹ بریک ہوتا ہے. 1-2 سیشن کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ان کو ہم مائکرو نیڈلنگ اور PRP کے اوپر شروع کریں گے, اور یہ سیشنز ہم کنٹینیو کریں گے اور نیکسٹ 6 to 8 months, جس کے لیے یہ ہر مہینے میں ایک بار آتے رہیں گے. تو آپ کو یہ تھوڑے بہت دانوں کی محسوس ہوئی نیڈ کہ آپ اس کا کوئی علاج کروائیں؟ جی بالکل, کیونکہ اچھا نہیں لگتا نا, جیسے کیوں اچھا کیوں نہیں لگتا؟ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے یار, آج کل لڑکوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں مسئلہ ہے سب سے بڑا, کیونکہ پہلے جب لڑکا لڑکی کو ریجیکٹ کرتے تھے شادیوں کے لیے, آج کل تو یہ الٹا ہو چکا ہے. آج کل لڑکی کہتے ہیں کہ صبر کرو, میں پہلے لڑکے کو دیکھوں, یہ پرسنالٹی وائز دیکھوں اور کیسا نہیں ہے, تو ابھی لڑکیاں لڑکوں کو ریجیکٹ کرتی ہے. آپ ریجیکٹ ہو چکے ہیں یا ریجیکٹ ہونے کے ڈر سے؟ نہیں, شکر الحمدللہ ابھی تک تو ریجیکٹ نہیں ہوا, نہ ہی میں نے ابھی کچھ وہ کیا, لیکن ہاں ہو بھی سکتا ہوں کہ میں ریجیکٹ بھی ہو جاؤں. میرا نہیں خیال کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ ریجیکٹ ہوں گے. اینی ہاؤ ناظرین, آپ دیکھ کے کافی فنی پرسنالٹی ہیں, ان سے بات کر کے بھی اچھا لگ رہا ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. خیر تھوڑا بہت کر لے تو اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی تھوڑی دیر میں آپ کا سیشن سٹارٹ کریں گے. آپ اپنے ڈر کو دور کریں, کیونکہ آپ کو خوبصورت بھی تو دکھنا ہے نا. اچھا, آپ نے اپنے آپ کو سکون میں کر لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد چلیں گے ان کے سیشن کی طرف. اور یہ جو ان کے پمپلز ہیں, یہ کہہ رہے کہ ان کے نشان رہ چکے ہیں نا, یہ جو ٹین ایج میں ہوتے ہیں اسپیشلی, یہ اپنے دانوں کو دباتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے پس نکلتا ہے, اس پس کی وجہ سے جو نشان رہ جاتے ہیں. سینئرز نے, جو ہماری فیملی امی ابو نے بہت منع کیا کہ یار نہ کرو, کہ یہ پھر داغ رہ جائیں گے, لیکن ہم تو اس ٹائم تو وہ کنی مڑا خارج بھی ہو رہی تھی. اور بھی کس ٹائم کی بات ہے یہ ہے 3-4 سال کی بات ہے. آج ہمارے پیشنٹ کے لیے ایک اور ٹریٹمنٹ جو ہے, جو ہم تھرو دی پروسیس ان کے لیے کریں گے, اس کو ہم کہتے ہیں سبسیژن. جو ان کے ڈیپ سکارز ہیں جو پرانی ایکنی سے بنے ہوئے ہیں, ان کو ہم نیچے سے اسکن سے ریلیز کریں گے. اس پروسیجر کو ہم کہتے ہیں سبسکیشن اور فلبریشن, جس میں ہم یہ اسکارز کو نیچے سے ریلیز کرتے ہیں اور یہ اسکار خود بخود اوپر آ جاتے ہیں. اور جب ہم نیڈلنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ نیچے آپ کی نئی ٹیشو بنتے ہیں, نئی سیلز بنتے ہیں, اور آپ کی اسکن اسموتھن آؤٹ ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہم سے ایکنی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں, اور اس کوائٹ کامن کنڈیشن آج کل کے ینگسٹرز میں. میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو, اپنے کلائنٹس کو یہی ایڈوائس کرتا ہوں کہ آپ کو جب ایکنی نکلے پلیز ان کو پنکچر کرنے کی کوشش نہ کریں, ان کو دبانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر اسکار مارکس رہ جاتے ہیں. اگر آپ کو ایکنی کا پرابلم ہے تو یو مسٹ آلویز سی اے ڈرمیٹولوجسٹ اینڈ اسٹارٹ ٹیکنگ یور ٹریٹمنٹس وے ارلی. بہت جلدی اپنی ٹریٹمنٹ شروع کر دیا کریں. اس بات کا انتظار نہ کریں کہ آپ کی ایکنی بڑھے گی یا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اس پروسیس میں آپ کو نقصان اس چیز کا ہو جاتا ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر پرماننٹ مارکس رہ جاتے ہیں, جس کو ٹریٹ کرنا اگین آپ کے لیے بھی پرابلم ہے اور ہمارے لیے بھی ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. We normally say acne treatment, acne scar treatments can sometimes take up to 8 to 10 months. اور اسی طرح اگر آپ کے چہرے پہ ایکنی ہے تو پلیز if you go and see a dermatologist تو پلیز اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ آپ کی ٹریٹمنٹ 4 مہینے سے لے کر 2 سال تک بھی چل سکتی ہے. تو ناظرین, اس کے ساتھ آج ہم چلیں گے اپنے پیشنٹ حیدر صاحب کی طرف, اور آج ان کے لیے ہم کیمیکل پیلنگ کریں گے. ان کے فیس کو ہم پیل کریں گے, اور ان کو ہم نے ساری ایڈوائزز دے دی ہیں جو ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. اچھا جی ماشاء اللہ, ابھی تو 19 کے بیچ میں لگ رہے ہیں. نہیں 19-20 تو نہیں, 24. اچھا, تو بہت زیادہ لمبی زندگی گزر گئی ہے, اور آپ کو ابھی ریجیکشن کا ڈر ہے کہ مجھے کوئی ریجیکٹ نہ کر دے. ہاں, کیونکہ ابھی تو شادی کا ٹائم ہے نا. پڑھائی وڑھائی کا کوئی دھیان نہیں ہے؟
पढ़ाई करता हूँ, क्या पढ़ते हैं आप? BA पोलिटिकल साइंस। अच्छा, BA पोलिटिकल साइंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे फ्यूचर में और क्या गोल्स है शादी के अलावा? शादी के अलावा ये है कि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है। फिल्म डायरेक्टर बनना है, तो पॉलिटिकल साइंस एक अलग फील्ड है और फिल्म एक अलग फील्ड है। तो पॉलिटिकल साइंस के बाद फिर मैं सियासी फिल्म मास्टर बनाएंगे? जर्नलिज्म करूँगा। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो उसके BA बाद में। फिर जी बिल्कुल, ठीक है, तो मास्टर्स में आप जर्नलिज्म पढ़ के फिल्म डायरेक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, बेस्ट विशेस आपके Thank लिए। you. आइए नाजरीन, चलते हैं, देखते हैं हैदर का सेशन किस तरह हो रहा है और पिंपल्स के लिए डॉक्टर साहब इलाज किस तरह करते हैं। तो आइए चलते हैं लाइव, ये इनकी ट्रीटमेंट भी देखते हैं कि किस तरह इनका इलाज चलता है। नाज़रीन, आज हमारे पेशेंट हैं हैदर। अभी इनको हम ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं। सो वी ऑलरेडी, माई असिस्टेंट हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हिम। ये प्रिपेयर्ड है, इनका फेस हम क्लीन कर चुके हैं, ही इज़ रेडी। इनको हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि प्रोसीजर में क्या करेंगे, कैसे होगा। होपफुली आपको पेन कोई नहीं होगा, हल्की सी आपको शायद थोड़ी देर के लिए चेहरे पे जलन फील हो, वो ख़ुद ठीक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अभी हम ये ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिकली इस केमिकल में कॉम्बिनेशन है तीन अलग केमिकल्स का, जो है लैक्टिक एसिड है और सैलिसिलिक एसिड है और रिसोर्सिनोल। ये तीन का कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली आपकी सैलिसिलिक एसिड जो है आपके पोर्स को डिक्लॉग करता है और स्किन को ड्राइनेस को ख़त्म करता है, और लैक्टिक एसिड ये सारे आपके स्किन को एक लेवल पे जाके पील कर देते हैं, वहाँ से आपकी स्किन लिफ्ट हो जाती है बेसमेंट लेयर से। अब जिस तरह हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, थोड़ी देर में हमें इसके ऊपर एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं फ्रॉस्टिंग, वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में ये स्किन हल्की हल्की सी आपको ग्रेश वाइट दिखना शुरू हो जाएगी, जो इंडिकेशन होता है कि आपकी स्किन बेस लेयर से ऊपर उठ चुकी है और उस जगह पर हम अपनी ट्रीटमेंट नॉर्मली रोक देते हैं। तो आउट ऑफ ऑल द पील्स, ये एक सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग पील है, ये ख़ुद न्यूट्रलाइज हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके ड्रॉबैक्स, इसके नेगेटिव बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर पील्स। हम नॉर्मली मेंडेलिक एसिड पील भी करते हैं एक्नी प्रोन स्किन में, लेकिन चूँकि इनको एक्नी बहुत माइल्ड है इस वक्त और मेन इनका मसला पिगमेंटेशन का है और ओपन पोर्स का है। तो हम अपने पेशेंट से भी पूछते हैं कि आपको कैसा लगा ट्रीटमेंट करते हुए, हाउ पेनफुल वाज दैट, कितना पेन आपको हुआ इस वक्त? इतना फील नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन इतना नहीं था। थोड़ी सी जलन आपको होती है, बिल्कुल थोड़ी सी जलन आपको होती है, लेकिन ये इवेंचुअली खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इस वक्त आपका पेन कितना है आउट ऑफ 10? अगर आपने 1 मिनिमल पेन और 10 बहुत सिवियर पेन, तो इट्स 2 आउट ऑफ 10 अभी बस आहिस्ता कम हो रहा है। तो ये खुद ब खुद बिकॉज दिस इज़ सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग केमिकल पील, इसमें हम कोई न्यूट्रलाइज़र नहीं यूज़ करते हैं। हम पेशेंट को इसी तरह ट्रीटमेंट के बाद घर भेज देते हैं और विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर आप घर जाके अपना चेहरा धोएंगे और उसके बाद यू डोंट नीड एनीथिंग, यू कैन यूज़ योर नॉर्मल सन क्रीम। आप अपनी नॉर्मल सन क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, आप अपने नॉर्मल स्किन टोनिंग क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, आप मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हैं, हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। तो नाजरीन, इसके साथ हम अपने प्रोग्राम के एंड तक आ गए हैं आज। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, आपकी कोई क्वेरीज हों, तो हमारा स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, व्हाट्सएप, हमारा ईमेल है, यू कैन ड्रॉप अस एन ईमेल, यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक @Dr. Kashif with S, and you can follow us on Instagram. Please send us your queries, we'll be very happy to answer any questions that you have. इस प्रोग्राम की वजह से अगर आप आना चाहते हैं, हम आपको ट्रीट करेंगे, विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन स्क्रीन एंड हैव ट्रीटमेंट इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।